कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। दोपहर का समय ओबेरॉय मैंसन, सब लोग लिविंग एरिया में बैठे थे। तभी रुद्राज डेनियल के साथ एंटर करता है। रुद्राज डेनियल से कुछ बात करते हुए आ रहा था। सोफे पे बैठी हुई नीलम जी रुद्राज को देखकर उसके पास आ जाती है और बोलती है, रुद्र, तुमने रिसेप्शन पार्टी रखी है और इसमें हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। रुद्राज, इसमें बताने वाली क्या बात है? जाहिर सी बात है, मैं शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी जरूर रखूंगा। आई डोंट थिंक सो, इसमें कुछ गलत है। रुद्राज इतना कहकर आगे बढ़ने लगता है। वो भी सीढ़ियां ही चढ़ रहा था कि उसके डैड की आवाज़ आती है। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और उसे अब शायद मेरी कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। रुद्राज मुड़ कर, ओ डैड, आप कब आ गए? रुद्राज के डैड आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, बात करनी है तुमसे, स्टडी रूम में आओ। रुद्राज सबको एक नज़र देखता है, फिर चला जाता है स्टडी रूम। बॉस वाली चेयर पर रुद्राज के डैड बैठे हुए थे। सामने रुद्राज बैठा हुआ था और वहीं रुद्राज के पीछे डेनियल खड़ा हुआ था। आशुतोष जी, रुद्राज के डैड बोलते हैं, ये सब क्या है रुद्राज? तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी शादी मैंने उस सहाय की बेटी से तय की थी ताकि वो हमारे शिपमेंट्स बिना किसी रुकावट के यहाँ से निकल सके, और तुम एक अनजान लड़की को घर ले आए और आज रिसेप्शन है। वाओ, एक्सट्रीमली वाओ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हो वो जिसे मैं बोलता था, इनोसेंटलेस। धीरे धीरे अब आशुतोष जी की आवाज़ बढ़ रही थी। रुद्राज, आवाज़ नीचे करके बात करिए मिस्टर आशुतोष ओबराय। मैंने जो किया है सोच समझ कर किया है। मुझे मेरे काम के लिए एक्सोलेशन देना कतई पसंद नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। आशुतोष जी, डोंट क्रॉस योर लिमिट। रुद्र, भूलो मत, तुम जो हो मेरी वजह से हो, वरना आज पड़े होते किसी प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहे होते अपने बहन भाइयों के साथ। रुद्राज, एनफ, मुझे मजबूर मत करो वो करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। तुमने मुझे अपने पास रखा क्योंकि तुम्हें ज़रूरत थी और आज भी है। भूलना मत, अगर मैं पीछे हट गया तो तुम्हारी सो कॉल्ड आर्मी के साथ तुम ले डूबोगे। आशुतोष जी, रुद्र, तुम उस लड़की के लिए अपने बाप से? इतना ही बोल पाए आशुतोष जी, फिर रुद्र बीच में बोलता है, रुद्र, चिल्लाओ मत आशुतोष ओबेराय, क्योंकि मैं ऊंची आवाज़ किसी की बर्दाश्त नहीं करता, और दूसरी बात, बीबी है वो मेरी। इतना बोलकर रुद्राज रूम में चला जाता है। वहीं डेनियल और आशुतोष जी उसे जाते हुए देख रहे थे। तभी आशुतोष जी डेनियल से बोलते हैं, डेनियल, समझाओ इसे, वरना मेरे सालों की मेहनत कहीं बर्बाद ना हो जाए सिर्फ एक लड़की के चक्कर में। डेनियल, आप बेबुनियाद चिंता कर रहे हैं। सर ने सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वो लड़की, यानी कि मैम डीसीपी ऋषभ की बहन, और आप तो जानते हैं कुछ महीनों से वो डीसीपी कितना उछल रहा है, उसकी कमजोरी मैम है, इसलिए सर ने ये कदम उठाया। आशुतोष जी, अगर बात सिर्फ इतनी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, बता देना उसे। डेनियल, ओके बिग बॉस। उसके बाद डेनियल भी निकल जाता है। वहीं रुद्राज सीधे अपने रूम में जाता है। वो रूम जैसे ही अनलॉक करता है, सामने उसे जिया का मासूम चेहरा दिखने को मिलता है, जो इस वक्त बेड पर आराम से सो रही थी। जिया को देखते ही रुद्राज के हाव भाव ही बदल जाते हैं। कहाँ वो गुस्से से जल रहा था और अब वो झील की तरह शांत हो गया था। और अभी कुछ ही समय हुआ था कि रुद्राज का फ़ोन बजता है। रिंगटोन से जिया जाग जाती है और अचानक से रुद्राज को सामने देख थोड़ा सा सहम जाती है। तभी रुद्राज कॉल पिक करते हुए बालकनी में चला जाता है और वहीं जिया उठकर बेड पर बैठ गई थी। कुछ समय बाद रुद्राज वापस आता है और अपने फ़ोन में देखते हुए बोलता है, कुछ देर में यहाँ फैशन डिज़ाइनर होंगे, उनके साथ रेडी हो जाना, शाम को 7 बजे लेने आऊँगा। इतना बोलकर रुद्राज बिना जिया की बात सुने निकल जाता है। वो जैसे ही हॉल में पहुंचता है तो सबकी तरफ देखकर बोलता है, शाम को 7 बजे सब रेडी रहना, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। और रुद्राज यहाँ भी अपना रोब झाड़ कर निकल जाता है और बस सबको शाम का ही वेट है। शाम को 7:30 बजे रुद्राज की फैमिली ऑलरेडी वहाँ पहुँच गई।
पर अभी तक रुद्राज और जिया वहाँ नहीं पहुँचे थे। रुद्राज का रूम। जिया एक भारी भरकम ड्रेस में खुद को आईने में देख रही थी और सोच रही थी कि भगवान भी कैसी कैसी सिचुएशन देखने को देते हैं। इतना सब कुछ बदल गया कुछ ही पल में। अब वो एक मैरिड वोमेन है, शादीशुदा औरत है। उसकी शादी हो चुकी है, जो कि उसकी मर्जी से तो नहीं हुई है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती है। उसने 2 दिन से अपने भाई, बेस्ट फ्रेंड और हॉस्पिटल का चेहरा भी नहीं देखा था। इस 4 दीवारी कमरे में उसका अब दम घुटता है। वो एक आज़ाद पंछी थी जिसे अब रुद्राज ने कैद कर लिया था। उसे अब वही करना होगा जो रुद्राज कहेगा, वरना वो उसे मार देगा, बिल्कुल उसके मम्मी पापा की तरह। वो भी अपने भाई को छोड़ के जा चुकेगी। जिया ये सब सोच ही रही थी कि डोर खुलता है और रुद्राज अंदर आता है। जिया उठकर देखती है तो रुद्राज और जिया की नज़र मिलती है। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। रुद्राज ब्लैक सूट में सच में कितना हैंडसम लग रहा था। वहीं जिया किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वो भी बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही थी। पार्टी वेन्यू। पूरा होटल बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया हुआ था। वहीं मीडिया भी हर आने जाने की खबर रख रही थी। बाहर लाइन से हर एक गाड़ी आकर रुक रही थी और उनके नामी गिरामी अमीर लोग आ रहे थे। वहीं भीड़ को चीरते हुए एक गाड़ी आकर रुकी। गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला। रुद्राज रौब से आगे बढ़ा। वहीं दूसरी साइड से जिया निकली, सहमी सी, आंखें झुकी हुई सी। थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही, फिर रुद्राज ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया। वो आगे बढ़ गई। दोनों अपने हाथों को उलझाए हुए आगे बढ़ गए। जिया उनके सामने आ रही थी और कुछ ना कुछ पूछ रही थी, मगर रुद्राज जिया का हाथ कसकर पकड़कर अंदर चला गया। दोनों जैसे ही अंदर आ जाते हैं, पूरे हॉल में बातें शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग जिया को देखकर शौक थे, क्योंकि वो वाकई सुंदर थी। दोनों मेड फॉर ईच अदर वाले कपल लग रहे थे। धीरे धीरे पार्टी शुरू होती है और एक के बाद एक मेहमान आकर रुद्राज और जिया को बधाइयाँ दे रहे थे, जबकि रुद्राज को अपने कोल्ड ऑरा में ही सबसे मिल रहा था और वहीं जिया बस फेक स्माइल के साथ। वो तो टकटकी लगाकर अपने भाई और आसी और अरविंद भाई का वेट कर रही थी, क्योंकि उसका मन घबरा रहा था। पता नहीं उसके भाई क्या सोचेंगे उसके बारे में। अभी वो इसी ही गुम में थी कि एक साथ उस हॉल में काफ़ी पुलिस आकर खड़ी हो गई और एक पुलिस वाला आगे आकर खड़ा हो गया बिल्कुल रुद्राज के सामने। पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर रुद्राज सिंह ओबेरॉय, आपके खिलाफ हमें कंप्लेन मिली है कि एक लड़की के साथ बिना उसकी मंजूरी के आपने शादी कर ली है। रुद्राज अपनी भवें उचकाते हुए, क्या सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? तभी पीछे से ऋषभ की आवाज़ आती है, सबूत तो मेरी बहन देगी तुम्हारे खिलाफ कि तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। जिया ये आवाज़ सुनकर भावुक हो उठी। उसकी आंखों में नमी आ गई। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी, जहाँ से आसी, ऋषभ और अरविंद आ रहे थे। ऋषभ भी जिया के पास आ गया। वहीं जिया जल्दी से अपने भाई से जा लिपटी और फुट फुट कर रोने लगी। ऋषभ, डोंट वरी बेटा, मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुझे इस गैंगस्टर से दूर बचा लूँगा। जिया कुछ बोलने को हुई कि आसी उसके पास जाकर बोली, तू ठीक तो है ना जिया? पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे। वहीं अरविंद ने जिया के सिर पर हाथ फेरा और उसे सांत्वना देने लगा। वहीं रुद्राज ये सब देख रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से में नजर आ रहा था। कुछ समय में वहाँ पर आशुतोष जी भी आ गए और बोले, ये सब क्या है रुद्राज, और ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? ऋषभ, रियली मिस्टर आशुतोष ओबेरॉय, मानना पड़ेगा काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं आप। मेरी बहन को मेरी अगेंस्ट उसे कर रहे हो तुम सब। छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। अमित, इसे अरेस्ट कर लो। अमित जो कि इंस्पेक्टर था। रुद्राज, पहले आप विक्टिम से तो पूछ लीजिए कि आखिर सच क्या है। क्या पता मिस्टर डीसीपी। ऋषभ, बस मुझे फंसाने के लिए ये सब बोल रहे हो? ऋषभ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जिया, सबको बताओ कि आखिर सच क्या है। बोल दो सबको कि यही है वो इंसान जिसने ज़बरदस्ती की है तुम्हारे साथ। बोलो। रुद्राज, साले साहब, मेरी बीवी को भड़काइए मत। वो जो बोलेगी सच बोलेगी। बीबी, जिया की ओर देखते हुए, सच बता दो सबको। जिया रुद्राज का चेहरा देखते हुए कुछ समय पहले की बात याद करने लगती है। फ्लैशबैक। जब जिया और रुद्राज कार से पार्टी वेन्यू पर आ रहे थे, तभी रुद्राज ने जिया से बोला, वहाँ पर तुम्हारा पुलिस वाला भाई भी आएगा और वो तुमसे ज़रूर पूछेगा कि ये सब कैसे और कब हुआ। तो बेटर होगा कि तुम बोलोगी कि हमारी लव मैरिज हुई है, बाकी मैं सब देख लूँगा। और ज़्यादा चालाकी की ना तो। इतने जिया बीच में बोलती है, और अगर मैं ऐसा ना बोलूँ तो? रुद्राज, तो वहाँ पर आए हुए तुम्हारे भाई, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, सबकी लाशें दिखेंगी तुम्हें वहाँ पर।
जिया कुछ नहीं बोलती है और चुप हो जाती है। फ्लैशबैक एंड जिया और रुद्राज दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, बोलिए मैडम, बताइए सच क्या है। वहीं ऋषभ, जिया बच्चे, तुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सच बोल दे। वहीं रुद्राज, हाँ बीबी, सच बोल दो, किसी से भी मत डरो। जिया सबकी तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर वो क्या बोले। तभी उसकी नज़र रुद्राज पर पड़ती है जो डेविल स्माइल कर रहा था। जिया एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, भाई आशी, वो एक्चुअली बात यह है कि मैंने अपनी मर्जी से मिस्टर ओबेरॉय से शादी की है, इसमें इनकी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ऋषभ, आशी और अरविंद तीनों शॉक हो जाते हैं। वहीं आशुतोष जी और रुद्राज के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। ऋषभ, जिया, तुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, प्लीज़ तू सच बोल। मुझे पता है कि जिया रोने लगती है और रोते हुए ऋषभ के गले लग जाती है और बोलती है, भाई आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने गलत किया है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी भाई, प्लीज़। ऋषभ ने इतना ही सुना था कि तभी वो जिया का सर सहलाने लगता है और उसे खुद से थोड़ा अलग करते हुए, मुझे पता है ये सब झूठ है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, पर कोई बात नहीं, मैं खुद पता कर लूँगा। इतना बोलकर ऋषभ रुद्राज के करीब आता है और बोलता है, मेरी बहन को हमारे बीच लाकर अच्छा नहीं किया तुमने, इसकी कीमत जल्द चुकाएगा तू। इतना बोल वो सब वहाँ से चले जाते हैं और पार्टी कुछ देर कंटिन्यू होती है। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के 12 बजे रुद्राज बेड पर बैठ गया, अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। वहीं जिया चेंज करके बाथरूम से बाहर आती है। जिया ने इस वक्त एक सिंपल वाइट फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके नी तक आ रही थी। वो अभी अभी नहा कर आई हुई थी। रुद्राज एक नज़र उसे देखता है और वापस अपने काम में लग जाता है। वहीं जिया हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती है और वो मन ही मन अपने भाई के बारे में सोच रही थी। वो काफ़ी उदास थी अपने भाई को याद करके, क्योंकि इतने सालों में पहली बार जिया ने अपने भाई से झूठ बोला था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अपने भाई से ये सब कहते हुए, पर क्या करे, उसकी भी मजबूरी थी। कुछ समय बाद जिया लेट जाती है। सोफे पे ना लेटते हुए वो आज ज़मीन पर लेटती है। ज़मीन पर एक गद्दा बिछा हुआ था और उस पर एक पिलो और साथ में एक ब्लैंकेट। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचती हुई जिया सो जाती है। रात के करीब 2 बजे रुद्राज उठकर जिया को बेड पर लिटा देता है और एसी का टेम्परेचर नॉर्मल करके रूम के बाहर निकल जाता है। सुबह के समय 7:30 बजे का अलार्म जब बजता है तो जिया की नींद खुलती है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो सामने खड़े रुद्राज पर नज़र पड़ती है जो कॉम्ब से बाल बना रहा था। जिया उठकर बैठ जाती है और कुछ देर बाद वो अपने आप को बेड पर देखती है तो शॉक हो जाती है। धीरे धीरे उसे सब समझ आता है और वो उठकर रुद्राज के करीब जाकर बोलती है, मुझे बेड पर किसने लिटाया। रुद्राज अकड़ के, मुझे लगता है कि हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं रहता है, तो वॉइस है कि मैंने ही लिटाया। जिया, हिम्मत हिम्मत कैसे की मुझे टच करने की। रुद्राज जिया की तरफ मुड़कर कुछ देर उसकी आंखों में देखता है और उसकी कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे जिया रुद्राज के ब्रॉड चेस्ट से टकरा जाती है। वहीं रुद्राज झट से जिया को गोद में उठाकर बेड पर गिरा देता है और आगे बोलता है, ऐसे लिटाया था मैंने तुम्हें रात को बेड पर। जिया को अब बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उठकर खड़ी हो जाती है। वो कुछ बोलने की हुई तभी डोर पर नॉक होता है। रुद्राज जाकर डोर खोलता है और जिया गुस्से में वाशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद जब जिया वाशरूम से बाहर आती है तो इस वक्त वो पिंक बाथरूम में थी। झट से ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज कर लेती है। जिया जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगती है। उसके बाद वापस से कबर्ड के पास जाती है और अपना हैंड बैग उठाती है और रूम के बाहर जाने लगती है। रुद्राज, कहाँ जा रही हो। जिया रूम का डोर खोलते हुए बोलती है, आपसे मतलब, और उसके बाद वो चली जाती है। वहीं रुद्राज बस एक तक उसे गेट की ओर की तरफ देख रहा होता जहाँ से जिया गई थी। उसके चेहरे पर धीरे धीरे अब गुस्सा आने लगा था। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो कॉल पिक करके बस 2 शब्द बोलता है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद कॉल कट हो जाता है और वहीं रुद्राज उठकर रूम से बाहर चला जाता है। वहीं गेट पर जिया खड़ी हुई थी जो गार्ड से झगड़ा कर रही थी क्योंकि वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे। गार्ड्स, सॉरी मैम, लेकिन हम आपको नहीं जाने दे सकते हैं। सर ने साफ साफ मना किया है आपको बाहर भेजने से। जिया, मुझे उसके ऑर्डर फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। वहीं रुद्राज तेजी से सीढ़ियों से उतरते हुए जिया के पास आ पहुंचा और उसे झटके से अपने कंधे पर उठा लिया। वहीं जिया उसकी पीठ पर मार रही थी मगर रुद्राज को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा।
कुछ समय बाद रुद्राज उसे रूम में लाकर बेड पर पटक देता है। वहीं जिया को थोड़ा डर लगने लगा था, पर फिर भी वो खुद को मजबूत बनाई थी। बेड पर पटकते ही रुद्राज ने जाकर डोर लॉक किया और जिया के पास आया। वहीं जिया डर तो रही थी, मगर फिर भी खुद को मजबूत दिखा रही थी। जिया डरते हुए, क्या कर रहे हैं आप? मुझे हॉस्पिटल जाना है। रुद्राज, किस लिए हॉस्पिटल जाना है तुम्हें? जिया, क्या आप भूल गए मैं एक सर्जन हूँ? आज मेरी कुछ इंपॉर्टेंट सर्जरीज है। रुद्राज, सब याद है मुझे, पता है कि तुम एक डॉक्टर हो, लेकिन तभी जिया पीछे बोलती है, डॉक्टर नहीं, सर्जन हूँ मैं। रुद्राज उसे घूरते हुए, एक ही बात है। जिया, ऐसे कैसे एक ही बात है? जिया आगे बोलना चाहती थी, मगर रुद्राज का गुस्से वाला चेहरा देख चुप हो गई। वहीं रुद्राज आगे बोलता है, मेरी बात कान खोलकर सुनो। मुझसे बिना इजाज़त के तुम इस रूम से बाहर गई तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे भाई के लिए, और तुम्हारे साथ जो होगा सो वो अलग। जिया, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी आज सर्जरीज है। रुद्राज, तुम्हारे हॉस्पिटल के बाकी सर्जन्स क्या मर गए? जिया, प्लीज़ जाने दीजिए, किसी की ज़िंदगी की सवाल है, प्लीज़। अब सच में जिया को रोना आ रहा था। वो वाकई में सर्जरी के लिए ही हॉस्पिटल जा रही थी। आज उसकी 3 जरूरी सर्जरी थी, जिसे उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना ही है। रुद्राज, नो मीन्स नो, कोई बहस नहीं चाहिए मुझे अब। जिया, प्लीज़ 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 जाने दीजिए मिस्टर ओबेरॉय, आज बहुत ज़रूरी सर्जरी है, 3 लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, मेरा कैरियर ख़राब हो सकता है, प्लीज़। रुद्राज, आई डोंट केयर, और तुम्हारा क्या भरोसा तुम भाग गई तो? जिया, जिया, आई श्योर, मम्मी की कसम नहीं भागूंगी, चाहे तो मेरे साथ चले, प्लीज़। रुद्राज, आह तुम। जिया, प्लीज़। रुद्राज, फाइन, चलो, लेकिन एक बात याद रखें, सर्जरी के बाद वापस आना मेरे साथ, और भागने की चालाकी मत करना, वरना। जिया, हाँ हाँ पक्का, कुछ नहीं करूँगी। कुछ समय बाद गाड़ियों का काफिला हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। गार्ड्स आकर डोर खोलते हैं और रुद्राज और जिया दोनों बाहर आते हैं। जिया तो भागते हुए ओटी की तरफ चली जाती है। गार्ड्स बाहर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वहीं रुद्राज एक नज़र आसपास दौड़ाता है और अंदर चला जाता है। ओटी के बाहर रुद्राज अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। वहीं सामने एक कपल बैठी हुई थी। उनकी ज़्यादा एज नहीं थी, यही कुछ 30 के आसपास होगी। तभी ओटी का डोर खुलता है और जिया अपने साथ वाले कलिंग्स को कुछ समझाते हुए बाहर आ रही थी। रुद्राज की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसे एक पल के लिए देखता रहता है। वो खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे बाल जो चूड़े में गुथे हुए थे, शरीर पर स्काई ब्लू कलर का एक मैक्स जैसा कुछ डाला हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त थकावट थी। उसी बीच रुद्राज का कॉल बजता है। वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। जिया एक नज़र जाते हुए रुद्र को देखती है और जाकर उन कपल से बात करने लग जाती है। बाहर रुद्र फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन उसने वो कैंसिल कर दी थी क्योंकि उसे जिया के साथ हॉस्पिटल जो जाना था। वो सब शौक में थे कि आखिर रुद्राज ने ऐसा पहले कभी नहीं किया कि कोई मीटिंग पोस्टपोन की हो। शाम का समय 6 बजे। 3 सर्जरीज के बाद जिया काफ़ी थक गई थी, इसलिए वो अपने केबिन में आराम कर रही थी। वो इस वक्त काफ़ी गहरी नींद में थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे उठाकर कहीं ले जा रहा था। वो रुद्राज ही था जिसे घर जाना था, लेकिन जिया सो चुकी थी तो उसे डिस्टर्ब ना करते हुए अपनी बाहों में लेकर जाने लगता है। टेबल पर रखा हुआ जिया का फ़ोन भी उठा लेता है। रात के 10 बजे। रुद्राज, ए डॉक्टर उठो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जिया नींद में, नहीं भैया मुझे नहीं खाना है, सोने दो। रुद्राज, भैया नहीं, सैया खड़ा है इधर, उठो जल्दी से, वरना तुम्हें बाथ टब में पटक दूंगा। जिया हड़बड़ा के उठ जाती है और गुस्से में बोलती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हमेशा। वो इतना ही बोल पाई थी कि उसका ध्यान रूम पर जाता है। फिर उसे समझने में देर नहीं लगती कि रुद्र ही उसे यहाँ लाया है। वो अपना सर तकिए में छुपाकर बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रुद्राज, दिमाग ठीक है ना? जिया, तुमने मुझे फिर छुआ। रुद्राज, क्या तुम कोई टच में नॉट प्लांट हो जो मैं तुम्हें ही छू नहीं सकता हूँ? एंड इनफैक्ट अब तो मेरे पास लाइसेंस है तुम्हें छूने का। जिया चिढ़ते हुए, तुम कितने मक्कार इंसान हो ना, मजबूरी में लोगों का फ़ायदा कैसे उठाया जाए ये तो तुम से सीखना चाहिए। रुद्राज हंसते हुए, आपसे सीधा तुम, नो बैड वाइफी, अब उठो और डिनर करो। जिया को वैसे भी भूख लगी हुई थी। वो तो ज़्यादा ना नुकुर किए बिना डिनर करती है और बेड पर अपने साइड आकर लेट जाती है। फिर कुछ सोचते हुए उठ जाती है और रुद्राज की तरफ देखते हुए, आज मैं इस बेड पर लेटूंगी, तुम आज सोफे पर सोना, और अब से ऐसा ही होगा।
एक दिन तुम इस बेड पर सोना और एक दिन मैं, ठीक है? रुद्राज लैपटॉप में देखते हुए ठीक है। उसके बाद जिया सो जाती है। रुद्राज काम करने लगता है लैपटॉप पर। कुछ देर बाद वो लाइट साफ करता है और एसी का टेम्परेचर नॉर्मल से भी कम कर देता है और रूम से बाहर चला जाता है। रात के 1 बजे एक सुनसान जगह, ये वही जगह है जहाँ पर जिया का किडनैप कर रखा गया था। जंगल का कॉटेज, एक राउंड बड़ी सी टेबल रखी थी, उसके आसपास काफ़ी लोग बैठे हुए थे जिन्होंने मोस्टली ब्लैक ही ड्रेस पहनी हुई थी। तभी कॉटेज के एसी रूम का डोर खुलता है और रुद्राज अंदर आता है और ब्लैक हुडी के साथ ब्लैक जीन्स पहने। रूम में मेल्स और फीमेल्स दोनों थे। उसी में से एक लड़की जो रुद्राज की ही हम उम्र होगी, वो रुद्र को काफ़ी दीवानगी से देखे जा रही थी। वहीं रुद्राज किसी पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अंदर आता है और सब पहले से ही रेडी किया हुआ था। रुद्राज आकर सीधा प्रोजेक्टर ऑन करके सबको कुछ समझाने लगता है। बाकी सब तो ध्यान से देख रहे थे मगर वो लड़की अभी भी जुनून और दीवानगी से रुद्राज को निहार रही थी। ऐसे ही एक मीटिंग पूरी 4 घंटे तक चलती है। सुबह के 5 बजे जब सब फ्री होते हैं तो उस कॉटेज से निकलने लगते हैं। सब रुद्राज से हाथ मिलाकर जा रहे थे और उससे बोल रहे थे कि उसकी प्लानिंग काफ़ी अच्छी है, वो उसके रूल्स को ही फॉलो करेंगे और उसके साथ ही है। वहीं जब उस लड़की की बारी आती तो रुद्राज से हाथ मिलाने की, तो रुद्राज का उसी वक्त फ़ोन बजने लगता है और रुद्राज साइड में जाकर कॉल पिक करता है। कुछ देर बाद सभी वहाँ से निकल गए रुद्राज के रूम में। रुद्राज अभी अभी रूम में एंटर हुआ कि उसने जिया को देखा जो लगभग पसीने से तरबतर थी। रुद्राज उसके पास जाकर उसका टेम्परेचर चेक करता है। सब ठीक था, वो नॉर्मल थी। फिर ये पसीना कैसे आया? तभी उसका ध्यान कमरे की गर्मी पर गया, क्योंकि एसी का टेम्परेचर नॉर्मल से भी कम होने के कारण रूम में गर्मी हो गई थी। तो रुद्राज रिमोट उठाकर टेम्परेचर 17 कर देता है और वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि अब रूम काफ़ी ठंडा हो चुका था पहले से, और वहीं जिया भी सिकुड़कर सो रही थी। वहीं रुद्राज खुद से बड़बड़ाते हुए, लाइफ में मैंने कभी इस रिमोट को छुआ तक नहीं। एसी का टेम्परेचर 17 ही रहा है और जब से ये आई है तो कभी 17 तो कभी 25। बेवकूफ़ लड़की, टेम्परेचर कम करो तो जुकाम हो जाता है, ज़्यादा करो तो गर्मी लगती है। अब क्या ये मुझे पंखे में सुलाएगी? रुद्राज बेड पर लेटने ही वाला था कि उसे जिया की बात याद आती है। उसने बोला था कि एक दिन वो बेड पर सोएगी और एक दिन रुद्र, और आज जिया का टर्न था। मगर रुद्राज तो रुद्राज ही है, वो भी वहीं जिया के बगल में सो जाता है। अभी कुछ ही देर हुआ था कि रुद्राज का फ़ोन बजता है। रुद्राज झटके से उठकर कॉल पिक करता है। सामने वाले की बात सुनकर बस 2 शब्द बोलता है, आता हूँ। उसके बाद उठकर चेंज करता है और निकल जाता है। सुबह के 8 बजे रूम का डोर नॉक होने की वजह से जिया की नींद खुलती है और वो जाकर डोर खोलती है। सामने एक मेड खड़ी थी। वो बहुत पोलाइटली जिया से कहती है, मैम आप नाश्ता यहाँ करेंगी या फिर नीचे डाइनिंग एरिया में? जिया कुछ सोचते हुए, नहीं मैं कुछ देर में नीचे आ रही हूँ। मेड ये सुनते ही अपना सिर हाँ में हिला देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वहीं जिया भी फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद वापस आकर चेंज करती है और मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगती है। तभी उसका ध्यान जाता है और वो खुद से कहती है, आज ये मिस्टर ओबेरॉय कहाँ गए? सुबह से नहीं दिख रहे। चलो छोड़ो, मुझे क्या, जल्दी से रेडी हो और नाश्ता करो और निकालो इस हेल से। कुछ देर बाद जिया नीचे डाइनिंग एरिया में आती है। वहाँ रुद्राज और उसके डैड के अलावा सब थे। जिया ज़्यादा किसी पर ध्यान ना देते हुए ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है। तभी रूही उससे बोलती है, गुड मॉर्निंग भाभी, कैसी हो आप? बदले में जिया प्यार से जवाब देती है, मैं ठीक हूँ रूही, तुम कैसी हो? रूही, फाइन भाभी। उसके बाद सब नाश्ता करने लग जाते हैं। वहीं सीमा जी बगल में खड़ी हुई थी और चिढ़न से सबको देख रही थी। वहीं नीलम जी भी जिया को काफ़ी नफरत से देख रही थी। वहीं जिया मस्त मगन से खाना खा रही थी और रूही से बात कर रही थी। ऐसे ही सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है। रूही कॉलेज निकल जाती है और नीलम जी और रुद्राज की दादी लिविंग एरिया में सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी उन्हें सीढ़ियों से टक टक की आवाज़ आती है। जब वो अपना सर उठाकर देखती है तो वहाँ से जिया आ रही थी। येलो कलर की कुर्ती के साथ उसने वाइट लेगिंग्स पहनी थी। नेट का पीला दुपट्टा भी डाला हुआ था। वहीं गले में स्टेथोस्कोप और एक हाथ में सफ़ेद कोट टंगा हुआ था। जिया सीढ़ियों से होते हुए बाहर जाने लगती है। तभी नीलम जी की आवाज़ आती, ये लड़की कहाँ जा रही है? जिया फेक स्माइल के साथ, हॉस्पिटल जा रही हूँ। नीलम जी, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। अब तुम ओबेरॉय ख़ानदान की बहू हो, पहली वाली आम लड़की नहीं। अपनी नहीं तो जानती इज्जत का ख्याल रखो। जिया ना समझी सी, क्या बोल रही हैं आप? नीलम जी,
ओबेरॉय खानदान की बहू बाहर काम के लिए नहीं जाती है, और खासकर किसी लो सोसाइटी में काम करने तो बिल्कुल नहीं। जिया थोड़ी कड़क आवाज में, लोग बिल्कुल सही कहते हैं, अमीर लोगों का दिल वाकई में सबसे छोटा होता है। आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए लिहाज कर कुछ नहीं कर रही, वरना आपकी जगह अगर कोई और होता तो इस वक्त उसका हाथ तोड़कर उसके दूसरे हाथ में दे देती। जिया आगे कुछ बोल पाती कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। कॉल आशी का था। जिया पिक करती है। आशी की पास होकर जिया कहती, हाँ बस आ रही हूँ, और एक नज़र सबको देखकर चली जाती। वहीं नीलम जी, देखा माँ जी आपने किस तरह से इसकी जुबान चल रही थी। पता नहीं रुद्राज को इसमें क्या अच्छा लगा जो इससे घटिया लड़की से शादी कर ली। रुद्राज की दादी, रुद्राज को इसमें वही अच्छा लगा होगा जो 30 साल पहले आशुतोष को तुम्हें लगा होगा। इतना बोल दादी जी वहां से चली जाती हैं। और वहीं नीलम गुस्से में बैठी तमतमा रही थी, क्योंकि दादी जी ने इनडायरेक्टली नीलम जी की बेइज्जती की थी। और वहीं पिलर के पीछे सीमा उनकी बातें सुन पेट पकड़ के हंस रही थी। एक ब्लैक कलर की एक्सपेंसिव कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। ड्राइवर बाहर आकर गाड़ी के पीछे का डोर खोलता है। जिया हाथों में कुछ फाइल संभालते हुए आ रही थी। वहीं एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक बड़े से रूम के अंदर मीटिंग चल रही थी। चारों तरफ ब्लैक कलर के गार्ड्स खड़े हुए थे। रेक्टेंगल शेप में एक बेंच डाली हुई थी, उसके पास में चेयर, जिस पर इस वक्त काफ़ी लोग बैठे हुए थे। हेड चेयर पर आशुतोष जी बैठे हुए थे। वो सबको कुछ समझा रहे थे। उनके बगल वाली सीट पर एक खतरनाक आदमी बैठा हुआ था, बड़े ही रौब से। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होती है और सब जाने लगते हैं। वहीं अब सिर्फ रुद्राज और आशुतोष जी बचे थे। आशुतोष जी, मेरी केबिन में आकर मुझसे मिलो, रुद्र बात करनी है तुमसे। रुद्राज बाहर निकलते हुए आशुतोष जी से कहता है, जो भी कहना है यहीं कहिए, मुझे घर भी जाना है। आशुतोष जी, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम्हारे मिजाज बहुत बदले हुए हैं? रुद्राज, ओह रियली, इज इट? आशुतोष जी, देखो रुद्राज, मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर मैं तुम्हारी लापरवाही की वजह से इलेक्शन हारा तो याद रखना उस लड़की को मैं। रुद्राज बीच में, बहू है वो आपकी, और मैंने कहा ना कि जिया मेरे काम के बीच नहीं आएगी। बस आप भी मेरे काम के बीच मत आओ। आशुतोष जी, काम काम ही तो नहीं कर रहे हो तुम कुछ। जो मीटिंग कल दिन में होनी थी उसे तुमने पोस्टपोन कर रात में किया, और रात की मीटिंग अब हो रही है। एक तरफ कह रहे हो कि वो लड़की तुम्हारे काम के बीच नहीं आएगी, वहीं दूसरी तरफ उसकी वजह से मीटिंग पोस्टपोन कर रहे हो। रुद्राज, मुझे कब क्या करना है इसका ख्याल है मुझे। और आशुतोष जी, यही तो ख्याल ही तो नहीं है तुम्हें किसी चीज़ का, सिवाय उस लड़की के। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस लड़की को तुम्हारे। रुद्राज, एक शब्द और नहीं मिस्टर आशुतोष ओबेरॉय, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना, इसी बंदूक से, हाथों में बंदूक लिए हुए, तुम्हें गोली मारूंगा। और अगर मेरी वजह से तुम हारे इलेक्शन तो तुम मुझे शूट कर देना, आई डोंट केयर। तभी डोर पर कोई नॉक करता है। आशुतोष जी, कम इन। डेनियल अंदर आता है और दोनों मास्टर्स को ग्रीट करके आगे बोलता है, बॉस, रुद्राज आपके केबिन में शिवांश सर आपका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। रुद्राज, आ रहा हूँ। उसके बाद रुद्राज चला जाता है और डेनियल भी पीछे पीछे चला जाता है। वहीं आशुतोष जी कुछ सोचने लगते हैं। रुद्राज के केबिन के अंदर रुद्राज जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाता है तो कोई उसे कसकर गले लगा लेता है। उसके ही हम उम्र का एक लड़का जो दिखने में काफ़ी हैंडसम भी था। ये था शिवांश, जिसके बारे में हमने भाग 1 में पढ़ा था। वहीं रुद्र, छोड़ मुझे। शिवांश दूर हटते हुए, अरे बाप रे, मेरा रुद्र इतने गुस्से में? क्या हुआ? किसने तुझे इतना गुस्सा करने की हिम्मत की? रुद्राज, किसी ने नहीं। तू बता, न्यूयॉर्क से कब वापस आया और मुझे बताया क्यों नहीं? शिवांश, अरे मैं तो कल रात में ही आया हूँ और तुझे सरप्राइज़ देना था इसलिए नहीं बताया, लेकिन यहाँ आया तो मैं खुद सरप्राइज़ हूँ। मतलब मैं कुछ दिनों के लिए जनाब से दूर क्या गया, जनाब को प्यार हो गया और शादी भी कर ली। वाह। रुद्राज, ओ तो तुझे पता चल गया? शिवांश, तो मतलब अब तू मुझे ये बताना भी नहीं चाहता था क्या? रुद्राज, ऐसा नहीं है, बताता लेकिन सही टाइम पर। शिवांश, और वो सही टाइम कब आता तेरा? रुद्राज आगे कुछ बोलता कि उसका फ़ोन बजने लगता है। रुद्राज कॉल पिक करता है। कॉल जिया के ड्राइवर का था। ड्राइवर की बात सुनकर रुद्राज की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो गुस्से में बोलता है, ढूंढो उसे। शिवांश जो सामने बैठा हुआ था रुद्र को इतना गुस्से में देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ रुद्र, सब ठीक है? रुद्राज उठते हुए, चल तेरी भाभी से मिलाता हूँ तुझे।
उसके बाद दोनों कंपनी के बाहर चले जाते हैं। कार रुद्राज खुद ड्राइव कर रहा था, वो भी बेहद फास्ट ड्राइव कर रहा था। हॉस्पिटल के बाहर रुद्र की गाड़ी झटके से रुकती है। वहीं शिवांश कंफ्यूज सा रुद्राज को देख रहा था कि उसने गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर क्यों रोकी। शिवांश, अबे भाभी ठीक है, तूने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी क्यों रोकी। रुद्राज, तेरी भाभी ठीक ही होंगी लेकिन अब नहीं होंगी। उसने भागने की हिम्मत की है, अब इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। बस मिल जाए एक बार, फिर बताता हूँ उसे। शिवांश, क्या भाभी भाग गई? कैसी शादी की थी तूने कि भाभी भाग गई। रुद्राज, तू अभी शांत रहे। एक कैफ़े के अंदर आशी और जिया आमने सामने बैठी हुई थी। जिया आराम से कोल्ड कॉफ़ी पी रही थी, वहीं आशी कॉफ़ी पीते हुए जिया को बार बार नौटी नज़रों से देख रही थी और ये जिया ने भी नोटिस कर लिया था। जिया, क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो। आशी, तुम्हारा चेहरा जीजू के प्यार के असर से काफ़ी दमक रहा है। जिया, तुम कुछ ढंग की बात नहीं कर सकती क्या। आशी, तुम्हारे पति के बारे में ही बात कर रही हूँ। वैसे तुम दोनों का रिलेशन कहाँ तक पहुँचा। आई मीन मैं मासी बनने के दिन नज़दीक है या वहीं कुछ समय है। जिया, तुम मासी तो नहीं पर मम्मा ज़रूर बनोगी। आशी, ओ बेबी, मुझसे पहले तुम मम्मा बनोगी। पीछे देखो, तुम्हारे हैंडसम हॉट हबी खड़े हैं। जिया जो कुछ देर पहले आराम से बैठी थी, अब वो शॉक हो गई थी क्योंकि रुद्राज ने उसे पहले ही बोला था कि वो उसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी, पर वो तो देखो कहाँ कहाँ घूम रही है। वहीं कैफे के बाहर रुद्राज गाड़ी से टिक कर अंदर जिया को ही देख रहा था और वहीं शिवांश भी उसी के बगल में खड़ा हुआ था और अपने फोन में घुसा हुआ था। जिया और आशी बिल पे करके बाहर आने लगती हैं। ड्राइवर आकर गेट खोलता है और जिया अंदर बैठ जाती। वहीं आशी कुछ जिया को छोड़ देने के बाद चली जाती है। खाली सड़कों पर अब 3 कारें दौड़ने लगती हैं। वहीं जिया कार के गेट को पकड़कर बैठी थी कि कहीं अगर रुद्राज ने उसे गोली मारनी चाहे तो वो यहीं से गेट खोलकर कूद जाएगी। वहीं रुद्राज उसकी हर हरकत को देख रहा था और अपनी गन पर बार बार हाथ घुमा रहा था। तभी आगे बैठा शिवांश पीछे मुड़ते हुए बोलता है, हेलो भाभी। जिया अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो सामने एक लड़का जो दिखने में कम हैंडसम नहीं था, वो एक स्माइल लिए जिया को देख रहा था। जिया धीरे से कहती है, हेलो शिवांश, मेरा नाम शिवांश है और मैं आपके इकलौते प्यारे पतिदेव का इकलौता दोस्त हूँ। रुद्राज शिवांश को घूरते हुए, एक ही पति होता है। शिवांश रुद्राज की बातों को इग्नोर कर, शिवांश, तो भाभी आपका नाम क्या है। जिया, मेरा नाम जिया है। शिवांश, नाइस नेम। अच्छा तो बताएं आप क्या करती हैं। जिया, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। शिवांश, हमारी फैमिली में डॉक्टर, वाह, आपकी हम सबको बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट शिवांश से ज़्यादा तो रुद्र को ही, वो तो हर दिन गोलियों से खेलता रहता है और उसे तो चोट। वो बोल ही रहा था कि रुद्राज ने पार्टीशन ऑन कर दिया जिससे कार 2 भागों में बट गई और शिवांश बस शौक सा ये देखे जा रहा था। मन ही मन रुद्राज को गालियां दे रहा था। वहीं जिया भी मन ही मन रुद्राज को कोस रही थी, जल कुंडे कहीं के। इनको हजम नहीं हुआ कि मैं किसी से इतने अच्छे से बात कर रही। जिया ये सब रुद्राज की तरफ देख कर ही बोल रही थी, जिससे रुद्राज को समझते हुए देर न लगी कि आखिर जिया क्या सोच रही है। कुछ देर में गाड़ी रुकी और वो सब मेंशन के बाहर खड़े थे। जिया अभी कार से बाहर ही आई थी कि एक बड़ा सा डॉगी जिया के पैरों के पास आ गया, जिसे जिया डर कर साइड में चली गई और डर से चिल्ला भी रही थी, हटाओ इसे, मुझे डर लग रहा है। अब जिया रुद्राज के पीछे जाकर छुप गई और जिया ने रुद्राज की कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेट लिया। जिया की छुअन से तो मानो रुद्राज हवा में था, उसे एक अलग तरह के सुकून मिल रहा था उसकी छुअन से। वहीं वो डॉग अब रुद्राज के सामने बैठ गया था। हटाइए ना इसे। जिया की आवाज़ सुनकर रुद्राज होश में आता है और जिया का हाथ पकड़ उसे अपने बगल में खड़ा करता है, लेकिन अभी भी जिया पूरी तरह से रुद्राज से चिपकी हुई थी। रुद्राज, जिया, यह ऑस्कर है, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, सो डोंट वरी। जिया अपना सर ऊपर कर रुद्राज को देखती है और बोलती है, पक्का इसे आपने ही रखा होगा मुझे काटने के लिए। वहीं ऑस्कर ने जैसे इस बात को सुन लिया और वो भौं भौं करने लगा और उसकी आवाज़ सुन जिया फिर से रुद्र से चिपक गई। वहीं खड़ा शिवांश ये सब बेहद अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा था। तभी जिया रुद्राज के पीछे से अंदर जाने को हुई, वहीं आस्कर फिर से भाव भाव करने लगा, जिससे जिया फिर से आकर रुद्राज से चिपक गई। जिया, मुझे पहले रूम में छोड़ दो, उसके बाद आपको जो करना है इस डॉग के साथ मिलकर कर लेना। वहीं रुद्राज जिया को इग्नोर करके उसका हाथ पकड़कर जाने लगता है और आस्कर भी उन दोनों के पीछे जाने लगता है और शिवांश भी।
वो सब जैसे ही अंदर आते हैं उनकी नज़र सबसे पहले वहाँ बैठे कुछ नए चेहरे पर जाती है। वहाँ एक लेडी बैठी थी जो करीब 48 साल की होगी और साथ में एक लड़की जिसकी उम्र 25 की होगी, जो काफ़ी स्टाइलिश कपड़े पहने हुई थी। चेहरे पर हल्का मेकअप उसका काफ़ी स्टनिंग लुक दे रहा था। लेकिन रुद्राज ने ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं दिया और जिया का हाथ पकड़े के आगे चलते हुए अपने रूम में चला गया। वो तो उस ऑस्कर को देखी ही जा रही थी, उसने भी वहाँ ध्यान नहीं दिया। अब बस शिवांश बचा था। वो वहाँ एक नज़र सबको देखता और आगे बढ़ जाता है अपने रूम में। लिविंग एरिया में वो लड़की शिवानी थी जिसका जिक्र दादी जी ने गृह प्रवेश के दिन किया था, और वो लेडी शिवानी की मदर मिसेस अनीता राठौर। शिवानी के पापा एक बिजनेसमैन है। शिवानी जब 20 साल की थी तब वो पहली बार रुद्राज से मिली थी। तब से उसे रुद्राज बेहद पसंद था। वो उसी से शादी करना चाहती थी। ये बात जब उसने अपने माँ बाप को बताई तो उन्होंने भी रुद्राज के पेरेंट्स से बात की और दोनों का रिश्ता तय हो गया। प्रेजेंट टाइम शिवानी नीलम जी से, आंटी क्या ये वही लड़की है? नीलम जी नफरत से, हाँ बेटा यही है वो। पता नहीं रुद्राज ने क्या सोचकर उसे शादी कर ली। शिवानी, डोंट वरी आंटी, मैं अब आ गई हूँ तो इसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जल्द ही दिखाऊंगी। इतना कहते ही उन सबके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। वहीं उनसे कुछ दूरी पर खड़ी रुद्राज की दादी उनकी बातें सुन ली थी और वो मन ही मन कहती हैं, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो लेकिन रुद्र उसे नहीं छोड़ेगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जिया रुद्र से कभी भी अलग नहीं होगी। रुद्र उसे होने ही नहीं देंगे। फिर भी तुम लोग कोशिश करना चाहते हो तो बेशक करते रहो। वहीं किचन में सीमा जी और कुछ मेड मिलकर डिनर रेडी कर रही थी। वहीं सीमा जी एक अलग सी प्लेट लगा रही थी रुद्राज और जिया के लिए। उनके बगल में एक लड़की खड़ी थी। वो कोई और नहीं रीना थी, जिसके बारे में हमने भाग 1 में बात की थी। रीना मन ही मन सोच रही थी कि उसका बस चले तो वो इस खाने में जहर मिलाकर उस जिया को दे दे। रीना ने अभी अभी जिया को रूम में जाते हुए देखा था। उसे जिया से नफरत हो गई थी क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी और रुद्राज कैसे उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा था। सीमा जी वो खाना लेकर जाने लगती हैं तो रीना कहती है, रुकिए मॉम, मैं लेकर जाती हूँ। सीमा जी, कोई गड़बड़ मत करने ना, जाओ जल्दी। रीना, ओके। वहीं रूम में जिया अभी अभी फ्रेश होकर बेड पर बैठी थी और वो कुछ सोच रही थी। वहीं रुद्राज काफ़ी देर से किसी से बातें कर रहा था। तभी डोर नॉक होता है लेकिन जिया नहीं उठती है। रुद्राज जिया को देखता है जो किसी सोच में डूबी हुई थी। रुद्राज जाकर डोर खोलता है। सामने रीना थी जो डिनर लेकर आई थी। रुद्राज उससे डिनर लेता है और डोर लॉक कर वापस आ जाता है। रुद्राज जिया को बुलाते हुए, ओ डॉक्टर, अगर भागने की प्लानिंग कर ली हो तो कुछ खा लो। जिया अपनी सोच से बाहर आकर बोलती है, मैं क्यों भागूंगी? इतना अच्छा घर है और ये बेड ये इतना सॉफ्ट है, मैं क्यों भागूंगी भला? रुद्राज उसे ऐसे देखता है जैसे किस पागल को देख रहा हो। उसके बाद दोनों डिनर करते हैं और रुद्राज स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं जिया सोने चली जाती है क्योंकि आज वो थक गई थी। वहीं डाइनिंग एरिया में सबने एक साथ डिनर किया और उसके बाद शिवानी और उसकी माँ वहाँ से चली गई। बाकी सब भी अपने अपने रूम में चले गए। रात के 1 बजे रुद्राज रूम में वापस आता है तो देखता है इस लड़की ने दोबारा से एसी का टेम्परेचर 17 ही रखा है और ब्लैंकेट भी नहीं ओढ़ा है। रुद्राज ने एसी का टेम्परेचर नॉर्मल किया और जिया को ब्लैंकेट से कवर कर जाने लगा कि जिया उसकी 2 उंगलियों को पकड़ लेती है, वो भी बहुत टाइटली। रुद्राज अपना वो हाथ देखता है जो जिया ने पकड़ा था और फिर जिया के चेहरे को देखता है। अपनी दूसरी जाति से जिया के चेहरे पर 2 उंगलियां फिराता है और फिर जिया के फॉरहेड को किस करता है। उसके बाद वो ऐसे ही जिया के बगल में सो जाता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को कडल करके सो गए थे। शुरुआत हो चुकी थी प्यार की। बस अब देखना यह है कि आखिर एहसास किसको होता है पहले और इजहार कौन करता है पहले। अगली सुबह, आज संडे था और आज जिया ने हॉस्पिटल से ऑफ ले रखा था क्योंकि आज उसे कहीं भी जाने का मन नहीं था, इसलिए वो आराम से सो रही थी कि तभी कोई उसका ब्लैंकेट खींचने लगता है। जिया उसे वापस से सर तक ओढ़ लेती है लेकिन फिर दोबारा से कोई ब्लैंकेट खींच लेता है। ऐसे ही 3 से 4 बार हुआ लेकिन आलसी जिया ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसे उठकर देखना तो चाहिए कि आखिर है कौन। तभी वॉशरूम से रुद्राज आता है। बॉडी पर सिर्फ लोअर पहनी हुई थी और गले में टॉवल डाली हुई थी। बेड पर देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ जाती है क्योंकि ऑस्कर जिया का ब्लैंकेट खींच रहा था और जिया उसे बार बार ओढ़ रही थी। रुद्राज कड़क आवाज में बोलता है, स्टॉप इट ऑस्कर। ऑस्कर रुक जाता है और अपने हैवान मालिक के पास आकर उसके पैरों को चाटने लगता है। रुद्राज नीचे झुककर ऑस्कर के सर पर प्यार से हाथ फेरता और बोलता है, क्यों उसे परेशान कर रहे थे? अभी वो जाग जाती तो पूरे रूम को सर पर उठा लेती है। थोड़ा रुक कर बोलता है, वो एक पहली ऐसी लड़की है
जो तुम्हारे बॉस के बेहद करीब है, शायद मेरी रूह से भी ज़्यादा करीब है। रुद्राज ऑस्कर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर, हाँ, वो तुमसे भी ज़्यादा करीब है मेरे। ऑस्कर इस बात पर अजीब सा मुंह बनाता है और रुद्राज की गोदी में चढ़ जाता है। रुद्राज उसे प्यार करने लगता है। तभी दोनों के कानों में जिया की आवाज़ आती है, कॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉफ़ी चाहिए मुझे। जिया पूरे बेड पर गोल गोल घूम रही थी और कॉफ़ी बोल रही थी। एंड एट लास्ट वो ब्लैंकेट्स के साथ गिर गई। वहीं आस्कर और रुद्राज एक दूसरे को देखने लगे और हंसने लगे। रुद्राज हंस रहा था, वहीं आस्कर जाकर जिया को उस ब्लैंकेट में ढूंढने लगा। वो अपने दांतों से उस ब्लैंकेट को हटा रहा था। वहीं जिया ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने आस्कर को देखकर वो चिल्ला उठी। उसके चिल्लाने से पूरा घर जाग गया। ब्रेकफास्ट का समय। आज संडे था और ओबेरॉयज का एक रूल था कि कोई कितना भी बिजी हो लेकिन संडे का ब्रेकफास्ट सब साथ में ही करते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर कुछ इस प्रकार का डाइनिंग एरिया था। हेड चेयर पर दादी जी बैठी हुई थी, बाकी सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठे हुए थे। टेबल पर सिर्फ हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। सब अपना अपना ब्रेकफास्ट खा रहे थे। वहीं जिया मन में बस खाने को कोसे जा रही थी। क्या वाहियात खाना है ये, मैं इससे तो निकला भी नहीं जा रहा है। क्यों ली आज मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी। बढ़िया मज़े से हॉस्पिटल जाते और मज़े से कैंटीन में खाना खाती, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, ये बेस्वाद खाना खा रही हूँ। मैं अस्वस्थ ना हो जाऊँ। कुछ देर बाद सबका खाना हो जाता है, लेकिन जिया नहीं, अपनी प्लेट में लिए हुए खाने को ही घूरे जा रही थी। उन मुश्किल से 2 या 3 बाइट खाए होंगे, लेकिन फिर भी वो उठ जाती है और मुंह बनाकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं रूम में जैसे ही जाती है, बेड पर जाकर उल्टा लेट जाती है और कहती है, अरे यार, मुझे भूख लग रही है। इतना बेस्वाद खाना खाने के बाद मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। कुछ तो अच्छा मिल जाए खाने को, लेकिन क्या करूँ, कहाँ से आएगा, कहाँ से? ऑनलाइन मंगाऊँ क्या? नहीं, खाना ऑनलाइन आएगा तो फालतू में घर में ड्रामा होगा। क्या है, कहाँ से आए है, क्यों आया है, एंड ऑल दैट। तो फिर क्या किया जाए? कुछ देर सोचने के बाद जिया उठकर किचन में जाने लगती है। उसने तय किया कि वो खुद कुछ खाने को बनाएगी, लेकिन बनाएगी क्या, क्योंकि उसे तो कॉफ़ी के अलावा पानी तक उबालना नहीं आता है। जिया किचन में आकर सबसे पहले तो सारे कैबिनेट में कुछ ढूंढने लगती है। एक के बाद एक सारे कैबिनेट में चेक कर लिया। तभी कुछ देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसने अपनी फेवरेट मैगी ढूंढ ही ली थी। अब बस इसे बनाना था। जिया ने जल्दी से यूट्यूब ऑन किया और जल्दी से मैगी रेसिपी डाली और बनाना शुरू किया। जिया यूट्यूब से देखकर मैगी बना रही थी, तभी रीना किचन में आती है। देखती है कि जिया कैसे खुद के लिए मैगी बना रही है। जिया को ऐसे हक से किचन में काम करते हुए रीना का जी जल उठता है। तभी उसकी नज़र किचन के स्लैब पर रखे हुए गर्म पानी पर जाती है। एक शातिर स्माइल रीना के फेस पर आ जाती है। वो आगे बढ़कर जिया से कहती है, मैम, उस जार उठाने में हेल्प करेंगी आप मेरी? जिया रीना की तरफ देखकर हाँ में सर हिला देती है और जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ती है तभी रीना वो गर्म पानी का बाउल आगे को कर देती है, जिससे वो बाउल जिया के हाथ पर आकर गिर जाता है और एक तेज दर्दनाक चीख के साथ मुंह से निकलता है, आह माँ। रीना झूठी फिक्र दिखाते हुए, मैडम क्या हुआ आपको, आप ठीक है? जिया, आह मम्मा, बहुत जल रहा है। अब जिया की आंखों से आंसू आने लगे थे। उसे सच में बेहद दर्द हो रहा था। जिया उठकर अपना हैंड वॉश करती है। ठंडे पानी से उसे तब कुछ चैन मिलता है, लेकिन उसके आंसू अभी तक रुके नहीं थे। उस नाजुक सी गुड़िया ने आज तक कभी किचन में पाँव तक नहीं रखा था और आज उसका हाथ जल गया जिससे वो तड़प रही थी। आज तक उसके भाई ने उसे दर्द का एहसास तक नहीं होने दिया था, लेकिन आज उसे दर्द और भयंकर दर्द हो रहा था। वो रोते हुए रूम में जाने लगती है। वहीं रीना अब खुल के किचन में हंसने लगती है। जिया अपने हाथ पर फूंक मारती हुई जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। वहीं डेनियल और रुद्राज स्टडी रूम में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी रुद्राज का फ़ोन बजता है, जिससे वो बात करने के लिए बाहर आ जाता है स्टडी रूम से। और तभी कॉरिडोर पर उसकी नज़र जाती है जहाँ से जिया आ रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और अपने हाथ को फूके जा रही थी। रुद्राज की नज़र जैसे ही जिया पर पड़ती है, वो कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये रो क्यों रही है। फिर कॉल कट करके जिया के पीछे रूम में चला जाता है। एक बार में वेटर अपने मालिक से, बॉस, वो दोबारा यहीं से सो गए, क्या करें? बॉस, करना क्या है, कॉल करो उस वकील को और इसे यहाँ से ले जाने को बोलो। वेटर अपने मालिक की बात सुनकर किसी को कॉल लगाया और कुछ ही पल में एक ब्लैक कार वहाँ आकर रुकती है। उसमें से अरविंद बाहर आता है।
अरविंद कार से उतरकर अंदर जाने लगता है। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है जहाँ एक आदमी नशे में धुत टेबल पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर अरविंद की आंखों में दर्द और साथ साथ गुस्सा भी दिखने लगता है। रुद्राज और जिया के रूम में जिया इस वक्त पूरे रूम में ऑइंटमेंट ढूंढ रही थी, मगर उसे कहीं नहीं मिल रहा था। इस बीच वो अपने हाथ पर समय समय पर फूंक भी मारे जा रही थी। तभी रूम का डोर खुलता है और रुद्राज अंदर आता है। रुद्राज आराम से जिया से बोलता है, अब क्या किया तुमने? जिया इन सब बातों से अनजान रुद्राज की तरफ मुड़ती और सवालिया नजरों से रुद्राज को देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी रुद्राज की नज़र जिया के लाल हाथ पर गई और गिरते हुए आंसुओं पर। कुछ समय के लिए रुद्राज अपनी जगह जम सा गया। अगले पल उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो आगे आता है और जिया को खींचकर बेड पर बैठा देता है। रुद्राज थोड़ा सख्त और चिल्लाते हुए, यह हाथ में क्या हुआ तुम्हें? जिया रोते हुए, वो मैं किचन में खाना बना रही थी और जल गई। गर्म पानी हाथ पर गिर गया। रुद्राज अब तक ऑइंटमेंट ले आया था और जिया के हाथ पर लगाने लगा था। और किसने कहा था कि तुम खाना बनाओ? जिया थोड़ा गुस्से से, तो आपकी फैमिली मुझे बीमारों वाला खाना खिलाती है जो मुझसे खाया भी नहीं जाता है, इसलिए खुद खाना बनाना तो पड़ेगा है ना? रुद्राज तुम सच में पागल लड़की हो। पता नहीं किस महापुरुष ने तुम्हें डॉक्टर की डिग्री दे दी है। जिया आह लग रही है, आराम से ऑइंटमेंट लगाओ। रुद्राज अपनी आंखें बंद करता है जिससे उसका गुस्सा कम हो जाए। फूंक मारते हुए अब आराम से रुद्राज जिया की चोट पर ऑइंटमेंट लगा रहा था। वहीं जिया कभी अपनी चोट को तो कभी रुद्राज के चेहरे को निहार रही थी। ये सच में बहुत हैंडसम है। ऐसे थॉट जिया के मन में आ रहे थे। वो अपनी तंद्रा से तब टूटी जब रुद्राज ने उसे रेस्ट करने को बोला और रूम से चला गया। वहीं बार में अरविंद जैसे एक टेबल पर नजर डालता है, उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द ने जगह बना ली थी, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि ऋषभ था, जो पिछले 3 दिनों से यहीं पड़ा रहता था। जिया ने ऋषभ को कई बार कॉल किया, मगर उसने पिक ही नहीं किया, क्योंकि वो तो 3 दिन से नशे में धुत था। अरविंद पहले जाकर बार टेंडर का बिल भरता है और ऋषभ को संभाल कर कार की तरफ ले जाने लगता है। कुछ ही समय में दोनों ऋषभ के घर बाहर थे। अरविंद ऋषभ को अंदर लाता है और ले जाकर उसी के रूम में उसे लिटा देता है। ऋषभ अभी भी नशे में बेहोश था। ऐसे ही शाम हो जाती है। जिया का पूरा दिन सोने में निकल गया। रात में करीब 8 बजे उसकी नींद खुली जब कोई डोर पर नॉक कर रहा था। जिया अलसाई सी उठती है और जाकर डोर खोलती है। सामने एक मेड खड़ी थी जिसके हाथ में कुछ सामान था। मेड, ये सर ने मंगवाया है आपके लिए, मैं इसे अंदर रख दूँ? जिया, सर ने? अच्छा हाँ रख दो। वो मेड सामान रख के चली जाती है। वहीं जिया अपने मुंह हाथ धुलकर वहाँ आती है और उस पैकेट को खोलती है जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि उसमें वेज बिरयानी जो थी। जिया को ये बिरयानी देखकर मुंह में पानी आ जाता है और वो जल्दी जल्दी बिरयानी निकाल कर खाने लगती है। वो मस्त मगन खा रही थी। इन सब से दूर एक आदमी उसे बड़ी शिद्दत से देख रहा था, बहुत ही जुनून से। वो और कोई नहीं, स्टडी रूम में बैठा रुद्राज था, जो कैमरे की मदद से जिया को अपने लैपटॉप पर देख रहा था। रात के करीब 11 बजे जिया बेड पर सो रही थी, तभी रुद्राज रूम में आता है। एज ऑलवेज रूम का टेम्परेचर ठंडा था। जिया सिकुड़ कर सो रही थी। रुद्र सबसे पहले टेम्परेचर नॉर्मल करता है, उसके बाद फ्रेश अप होने चला जाता है। कुछ देर बाद जब रुद्र वापस आता है और बेड पर लेट जाता है, तभी उसकी नज़र जिया के जले हुए हाथ पर जाती है और ऐसे ही जिया को देखते देखते रुद्राज की नींद के आगोश में चला जाता है। अगली सुबह 6 बजे अलार्म बजने से रुद्राज की नींद टूटी। अपनी कमर पर जिया को पकड़ को महसूस करते हुए रुद्राज ने आराम से उठने में भलाई समझी। रुद्राज उठा और फ्रेश होने चला गया। उसके बाद एक ब्लैक टी शर्ट और लोअर पहनकर जॉगिंग के लिए चला गया। 7:30 बजे के करीब वो वापस रूम में आता है तो देखता है जिया अभी भी आराम से सो रही थी। वो बिना उसे डिस्टर्ब किए फ्रेश होकर चेंज करके बाहर आता है और सोफे पर बैठकर लैपटॉप से अपना काम करने लगता है। कुछ समय बाद जिया की आवाज़ आती है, कॉफ़ी, कॉफ़ी चाहिए मुझे। वहीं रुद्राज जो जिया की बात सुन रहा था वो उठा और उसके पास आता है और साइड वाली टेबल से जग का पानी जिया के ऊपर डाल देता है, जिससे जिया हड़बड़ा के उठ जाती है। वहीं सामने रुद्राज अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डाले जिया को देख रहा था। जिया रुद्राज को देखकर कुछ बोलने की हुई कि रुद्राज पहले ही बोल देता है, ये मेरा रूम है और मुझे यहाँ बेवजह की नॉइज़ पसंद नहीं है। जिया, आपके कहने का मतलब है मेरी आवाज़ बेवजह की नॉइज़ है? रुद्राज, ऑफ कोर्स। जिया, जब 100 जल्लाद मरे होंगे तब जाके ये शहजादा पैदा हुआ होगा। मन में सोचते हुए जिया
आपने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका? रुद्राज, तुम्हारी आवाज़ मुझे परेशान कर रही थी। मैं एक ऑनलाइन मीटिंग में था और तुम कॉफ़ी कर रही थी तो फेंक दिया। जिया, अगर आपकी मीटिंग चल रही थी तो स्टडी रूम में जाकर अटेंड करते, यहाँ इसी रूम में अटेंड क्यों कर रहे हो? रुद्राज, मेरा घर, मेरा रूम और मेरी मर्जी। जिया, तो मेरी भी मर्जी, मैं चाहे कॉफ़ी चिल्लाऊँ या जूस चिल्लाऊँ। रुद्राज, लगता है डर अब ख़त्म हो गया है ना? तभी तो तुम्हारे मुंह में जबान आ गई है और वो कैंची की धार से भी तेज चल रही है। जिया डरते हुए, एक्चुअली मुझे नहाने जाना है, बाय। इतना कहते हुए जिया ऐसे भागी जैसे उसे मैराथन में फर्स्ट आना है। वहीं रुद्राज के फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई, जिसके साथ वो वापस से अपने लैपटॉप पे काम करने चला गया। कुछ समय बाद जिया अपनी मुंडी निकालकर वॉशरूम से ताका झाकी कर रही थी, क्योंकि वो अपने कपड़े ले जाना तो भूल ही गई थी। जब जिया को रास्ता साफ लगता है तो वो श्योर हो गई कि रूम में वो राक्षस नहीं है, तो बाहर आने लगती है। बाहर आकर जल्दी से ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।